हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हमारा शुरू होने वाला है साउंड यानी ध्वनि। लेकिन मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, ये क्लास मैंने रिकॉर्ड करी है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। बहुत मजा आप लोगों को आएगा। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच आप लोग का शुरू हो चुका है। जुड़िए, तैयारी को बेहतर करिए। साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो निर्माण बैच आप लोगों को ये मिल जाएगा साइंस का। जैसे ही यहां पर जाके आप लोग बाय नाउ करेंगे, क्लास आपकी चल जाएगी। दोस्तों केवल साइंस का परचेज कर सकते हो, कॉम्बो भी, कॉम्बो में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बाय नाउ आप लोग करेंगे, ठीक है। साउंड यानी ध्वनि, अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, साउंड यानी ध्वनि। चलिए पहला क्वेश्चन ही ये है कि साउंड यानी ध्वनि होता क्या है? बताओ, आपको क्या लगता है साउंड क्या है? साउंड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? साउंड के बारे में क्या चीज है? बताओ, साउंड एक्चुअल में है क्या? दोस्तों साउंड जो है ना, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का ही एक प्रकार है। जैसे आपने सुना होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में सुना होगा। वैसे ही साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है। अब सर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे से साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है यानी कंपन करता है, तब उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, कभी अगर आपने किसी को गिटार बजाते हुए देखा होगा या आपने गिटार बजाया भी होगा, तो जैसे ही आप लोग इस पे इसकी जो तार है इस पे जब दबाते हैं तो क्या साउंड निकलता है क्या? और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या ये तार वाइब्रेट करता है क्या? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब उससे क्या निकलेगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे घर में मान लीजिए दोस्तों आपकी प्लेट है, ये प्लेट है, आपने प्लेट पे बहुत तेज चम्मच मारी, तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, ये प्लेट वाइब्रेट कर रही होगी। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ये देखो आप लोग, यहां पर ये तबला है, जब तबले पे आप लोग ऊपर मारोगे तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है क्या? बिल्कुल। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जो ऊपर की इसकी मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो क्या कर रही होगी? वाइब्रेट कर रही होगी। तो बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग चाहते हैं साउंड प्रोड्यूस हो या कहीं पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब सर जब हम बोलते हैं तो हमारे से साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? क्या हमारी बॉडी में भी कोई है क्या, कोई पार्ट ऐसा है क्या जो वाइब्रेट कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो है आप लोगों का, ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया जिसे वायु नली बोलते हैं, जिससे एयर आप लोगों की अंदर जाती है, लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, सुना है ना आप लोगों ने? ट्रैकिया के ऊपर दोस्तों एक पार्ट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और लैरिंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? लैरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? स्वर रज्जु, या इसको वाक तंतु भी बोलते हैं। तो एक्चुअली में जब हम लोग बोलते हैं ना, ये वोकल कॉर्ड्स है ना, वाइब्रेट करती है। जैसे एक्चुअली में देखो, ऐसे खुलती है, बंद होती है, ऐसे खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है। तो इसके वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक्चुअली में ये वोकल कॉर्ड्स है कहां पर? हमारे लैरिंग्स के अंदर है, यानी लैरिंग्स से ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर कहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। चलिए अब बात आती है कि सर साउंड के प्रोडक्शन की बात हो रही है, ध्वनि की उत्पत्ति की बात हो रही है। आपने बताया इसके लिए वाइब्रेशन जरूरी है, लेकिन सर मुझे यह नहीं पता वाइब्रेशन होता क्या है। कोई मुझे बताएगा वाइब्रेशन क्या होता है? अच्छा, जैसे मान लीजिए ये पेन है, मैं इस पेन को ये पेन ऐसे कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या ये पेन वाइब्रेट कर रहा है? पेन वाइब्रेट कर रहा है, बताओ। तो अगर ये जो पेन की जो मैं गति को अगर बिल्कुल धीमी करूं, बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाऊं, तो क्या आपको ऐसे नजर आएगा क्या? ऐसे नजर आएगा क्या? अगर मैं इसको बिल्कुल स्लो मोड में दिखाऊं, स्लो मोशन में दिखाऊं, तो हो क्या रहा है? जो पेन हो रहा है वो कहां पर जा रहा है? यहां जा रहा है, फिर यहां पर आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां पर आ रहा है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, इस प्रकार के मोशन को आप लोग बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन।
बैक का मतलब पीछे, फोर्थ का मतलब आगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे आप लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, इस प्रकार के मोशन को। क्या आप लोगों को समझ में आई बात को कि वाइब्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, और ये आप लोगों को पता भी होगा यार, है ना। चलिए आ जाओ। अब नेक्स्ट है कि सर चलिए साउंड प्रोड्यूस हो गया, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास में बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरे से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब सर साउंड दूसरे व्यक्ति के पास में कैसे पहुंचता है, या आपने घर में मान लीजिए कोई लाउड स्पीकर चला रखा है, आपने कोई म्यूजिक सिस्टम चला रखा है, तो ध्यान से देखना, जब उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, बहुत वाइब्रेट करता है, वो अंदर कंपन करता है। तो बिना, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यह है कि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो हमारे पास में कैसे पहुंचेगा, और साउंड का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना कहलाता है साउंड का प्रोपेगेशन, यानी ध्वनि का संचरण। तो सर साउंड का प्रोपेगेशन कैसे होता है, सर ये समझाइए। जैसे फॉर एग्जांपल ये चिड़िया भी कुछ बोल रही है, तो इसकी आवाज ये दूसरी चिड़िया समझ सकती है ना, तो साउंड यहां से यहां पर पहुंचा कैसे, साउंड का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना ही प्रोपेगेशन कहलाता है, संचरण कहलाता है। तो ये होता कैसे है सर, हम लोगों को यह समझना है। दोस्तों मैं समझाऊं कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर ये एक बैल बज रही है, मान लो, है ना, ये एक बैल बज रही है, तो अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हो, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हो, या कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हो, सभी के पास में साउंड प्रोड्यूस होता है, सॉरी सभी के पास में साउंड पहुंचता है। तो यहां से साउंड ये जा कैसे रहा है, ये हमको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से समझो, ठीक है। आ जाओ, तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को फील करवाता हूं। मैं रटवाऊंगा नहीं कि है ना यार, है ना, जो मीडियम होता है उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, नहीं, रटना नहीं है, आप लोगों को फील करना है। जैसे ये मान लीजिए कोई स्पीकर है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो 100% ये वाइब्रेट कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, बोलो हाँ या ना, बोलते नहीं हो आप लोग। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, आप में से मैं किसी एक का नाम लिख देता हूं, बताओ किसका लिखूं, कमेंट बताओ। एक्स नाम मान लो किसी का भी, ठीक है, एक्स। अब ये जो व्यक्ति है एक्स, इसके पास में साउंड कैसे पहुंचेगा, ये हम लोगों को देखना है। दोस्तों आप मुझे बताइए, जो स्पीकर है और ये जो लड़का है, इसके बीच में क्या है, एयर है। अरे जैसे आप वहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, मैं यहां पर खड़ा हूं, आप बोल रहे हो, अगर आपकी आवाज मेरे पास में आ रही है, बीच में क्या है, एयर ही तो है ना। तो दोस्तों एयर के, मैं बोल सकता हूं क्या, एयर के पार्टिकल्स है बहुत सारे, जैसे कि आप लोग ये ब्लू कलर के जो देख पा रहे हो वो एयर के पार्टिकल्स है। अब जो एयर का पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा, क्या वो भी वाइब्रेट करेगा, क्या बिल्कुल करेगा, क्योंकि सर ये वाइब्रेट कर रहा है। अगर अरे यार, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी, उस पर हाथ लगाओगे तो आप भी तो वाइब्रेट करोगे साथ में, करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल। तो जो एयर का पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा, क्या वो वाइब्रेट करेगा, क्या कंपन करेगा, क्या बिल्कुल करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा, ये पास वाले को टक्कर मारेगा, फिर 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 पास वाले को टक्कर मारेगा। मतलब देखो, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है यानी इसके पास में एनर्जी है, उस एनर्जी को आप लोग बोल रहे हो साउंड एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली अब इसके पास में आ गई, ये वाइब्रेट कर रहा है, फिर इससे इसके पास में आ गई, ये वाइब्रेट कर रहा है, इससे इसके पास में आ गई, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो, जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये जो मीडियम है, जो माध्यम है, इसके पार्टिकल में वाइब्रेशन की वजह से, या जो ये मीडियम है, बीच में एयर हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसके जो पार्टिकल्स है ना, इसी की वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहा है। बताओ क्लियर है क्या, चले आगे, आ जाओ। चलिए, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, तो अगर आप लोग एक लाइन में बोले तो आप लोग बोल सकते हो कि मीडियम, जो भी बीच में मीडियम है, जो भी माध्यम है, हो सकता है अभी एयर है, हो सकता है कुछ गैस हो बीच में, तो मीडियम यानी जो माध्यम होते हैं ना, इसके कणों के, इसके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के कारण, आई बात समझ में, इसके वाइब्रेशन के कारण आ गई बात समझ में। अब दोस्तों साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर एक वेव के रूप में आगे जाता है, तरंग के रूप में। सर तरंग क्या होती है, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि ये पानी है, बहुत सारा पानी है, अगर आप लोग पानी में कोई पत्थर फेंकोगे तो ऐसे क्या तरंगे निकलती है, क्या कैसी वेव्स निकलती है क्या। तो साउंड, अब देखो ये वेव तो आप लोगों को विजिबल है, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप की वेव होती है,
तो साउंड भी एक जगह से जो दूसरी जगह पर जो आता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर, वो वेव के रूप में आता है, तरंग के रूप में आता है। ठीक है, तो आइए पहले इस वेव के बारे में समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर आता है ना, वो एक वेव के रूप में आती है। सर ये वेव कितने टाइप की होती है? देखो, वेव आप लोगों की दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक होती है आप लोगों की मैकेनिकल वेव, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसी तरंगे जिनको आगे जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बीच में एयर हो या ना हो, या बीच में कोई लिक्विड हो या ना हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीच में अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, एयर भी नहीं है, ऐसी जगह जहां पर एयर वगैरह कुछ भी नहीं, उसको बोलते हैं वैक्यूम। यानी ये अगर कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो ना, निर्वात वाली स्थिति हो, उसमें से भी ये ट्रेवल कर जाएंगे। तो ऐसी तरंगे जिनको आगे जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? एक है आप लोगों की मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव आप लोग किसे बोलते हैं? अगर किसी वेव को आगे जाने के लिए कोई मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता हो तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव। जैसे मान लो कोई तरंग ऐसी है, मतलब ये पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। दोस्तों वो ए से बी तभी जा सकती है जब बीच में कुछ हो, लिक्विड हो या कोई गैस हो या कोई एयर हो, तभी जा सकती है। तो ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। दोस्तों समझ में आई या नहीं आई? यस बोलो अरे यस तो बोलो यार। तो मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिनको प्रसार के लिए, जिनको आगे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे एक एग्जांपल बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल बताओ। जैसे लाइट, प्रकाश की जो तरंगे होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, क्योंकि दोस्तों सूर्य से वो पृथ्वी तक आ पा रही है, जबकि बीच में कई जगह ऐसी है जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। तो ये तरंगे ऐसी है जिनको आगे चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए ही नहीं। तो लाइट इसका एग्जांपल हो जाएगा। और बताइए दोस्तों, रेडियो वेव का नाम सुना है क्या? रेडियो वेव, वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। आपने एग्जांपल सुना है अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इनको आगे चलने के लिए कुछ नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड यानी ध्वनि। यानी सर ध्वनि, अगर मैं यहां पर, जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति चंद्रमा पे जाके खड़े हो गए, एक यहां पर और एक यहां पर, होगा क्या? जब ये व्यक्ति बोलेगा ना, तो ये होगा, चंद्रमा पर अगर एक व्यक्ति बोलेगा ना, तो दूसरे व्यक्ति के पास में साउंड जाएगा ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा पे कुछ भी नहीं है, एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर साउंड नहीं पहुंच पाएगा। तो बस ऐसा ही लगेगा कि यार कुछ बड़बड़ कर रहा है, लेकिन साउंड आपके पास में नहीं पहुंच पाएगा। आ गई बात समझ में? साउंड प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको समझाने के लिए करना पड़ रहा है ये। आ जाओ, चले आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, ये तो मैंने आप लोगों को जो तरंगे के दो प्रकार बताए, दो मैंने आप लोगों को टाइप बताए, ये किस आधार पे बताए? किस आधार पे? कि उन वेव को आगे चलने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, इस आधार पे मैंने आप लोगों को दो टाइप बताए। वैसे ही दोस्तों आप लोगों की दो टाइप और होते हैं, ठीक है, दो टाइप की और होती है। मतलब किस आधार पे? एक होती है आप लोगों की लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइए समझते हैं क्या है। देखो, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कभी कोई धागा है या कोई रबड़ का टुकड़ा है, रबड़ जानते हो ना, रबड़ वो वाला नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा जिसका इस्तेमाल पेंसिल से लिखी हुई चीजों को मिटाने में होता है, नहीं, जो चोटियों में लगाते थे ना, लेडीज जो चोटियों में लगाती है वो वाले रबड़, जो आप गड्डियों में लगाते हो वो वाला रबड़। तो वो वाला रबड़ को काट के आपने एक पॉइंट यहां पर रखा, एक पॉइंट यहां पर रखा, इसको दोनों सिरों से बांध दिया। क्लियर है क्या दोस्तों? आप क्या करोगे? आप जब उंगली करोगे, आदत तो है ही आपको, तो अरे रबड़ के साथ खेलने की, तो जब आप लोग इसमें उंगली करोगे
तो ये क्या आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखेगा क्या कि जो रबड़ ऐसा था वो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा क्या, कुछ इस प्रकार से ऐसी हरकत नजर आएगी क्या उसमें, बताओ। यानी जब आपने ऐसे उंगली करी तो ये कुछ हलचल नजर आई ना, इसे ही वेव बोलते हैं। तो वेव जब आप ऐसे उंगली करोगे तो वेव की ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, तो ये वेव की डायरेक्शन है, ये तरंग की दिशा है, वेव की डायरेक्शन है, तरंग की दिशा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्तों जब आपने ऐसे उंगली करी तो जो रबड़, ये ब्लैक वाला जो आपका रबड़ था, अब बेसिकली कहां कैसा हो गया, वो इस टाइप का हो गया, ये ब्लू अभी नई स्थिति में आ गया, ये ब्लू वाली स्थिति में आ गया, कुछ इस प्रकार से हो रहा है ये। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि यहां का रबड़ ऊपर गया, यहां का रबड़ नीचे आ गया, यहां का रबड़ ऊपर गया, यहां का रबड़ नीचे आ गया। यानी जो रबड़ है, ये जो मीडियम है, उसके पार्टिकल की दिशा कौन सी है, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, मतलब ये वाली दिशा हो गई ना, बोलो ये वाली दिशा हो गई ना। तो ये क्या है, पार्टिकल, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स है, मीडियम अभी कौन सा है, रबड़, ठीक है। तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है, ये उसकी दिशा हो गई, मीडियम के पार्टिकल यानी माध्यम के कण की दिशा हो गई। दोस्तों यहां पर जो वेव है और ये जो आप लोगों के मीडियम के पार्टिकल्स है, उसके बीच में एंगल कितना है, आप लोग देख पा रहे हो, 90 डिग्री है। तो अगर कोई ऐसी तरंग है जहां पर वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। मैं आप लोगों को दो टाइप की वेव बता रहा हूं, किस आधार पे, कि उनमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन के बीच में क्या संबंध है, इस आधार पे। क्लियर है क्या, चले आगे, आई बात समझ में। दोस्तों एक होती है आप लोगों की, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, अरे ये जो स्प्रिंग है आप लोगों की, ये है स्प्रिंग। जब आप लोग स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या होगा बताओ। अरे जब कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या क्या हो जाएगा सर, कहीं पर तो ये पास पास में, कहीं पर दूर दूर, कहीं पर पास पास, कहीं पर दूर दूर, कहीं पर पास पास, कहीं पर दूर दूर। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, कुछ इस टाइप का होगा क्या। तो देखो यहां पर होगा क्या, जब आप लोग स्प्रिंग को दबा के जब छोड़ोगे, एकदम से स्प्रिंग कहां भागेगी, ये जो एकदम से हलचल हुई वो कहां पर हुई, इधर। तो मतलब वेव की डायरेक्शन तो यही है, यहां पर वेव की डायरेक्शन, तरंग की दिशा ये है। साथ में जब आप लोगों ने इसको दबाया और छोड़ा तो स्प्रिंग के पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, ऐसे तो जा रहे हैं, अरे ऐसे ही तो फैल रहे हैं। तो यानी जो पार्टिकल के डायरेक्शन है, जो ये स्प्रिंग के पार्टिकल है, स्प्रिंग यहां पर एक मीडियम है क्योंकि इसी में से यही, इसी से वेव जा रही है। तो यहां पर जो मीडियम के पार्टिकल है, मीडियम यानी माध्यम के जो कण है, उसकी डायरेक्शन भी यही है, उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो अगर मीडियम के पार्टिकल यानी कण की दिशा और वेव की डायरेक्शन के बीच में कोई एंगल नहीं होता है, 0 डिग्री एंगल होता है, तो ऐसी वेव को आप लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य। बोलो हां या ना, समझ में आ गई। तो तरंग के दो प्रकार और समझ आए, किस आधार पे, कि जो वेव की डायरेक्शन है और पार्टिकल की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल, अगर 90 डिग्री है तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और लॉन्गिट्यूडनल, अगर दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है तो ऐसी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है क्या। तो दोस्तों कुछ मैकेनिकल वेव आप लोगों की ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है, और कुछ मैकेनिकल वेव आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य। ट्रांसवर्स वेव आप लोग किसको बोलते हैं, जैसे ये ट्रांसवर्स वेव है, मैंने आपको समझा दिया। और लॉन्गिट्यूडनल वेव आप लोगों की कुछ इस टाइप की होगी। क्लियर है, इस टाइप की मैंने बता दिया दोनों के बीच में। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैकेनिकल वेव, कुछ मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स हो सकती है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, लेकिन सर आपने मुझे यह नहीं बताया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कुछ लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, कुछ ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं। दोस्तों जितनी भी आप लोगों की, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो सारी की सारी कैसे होती है, सारी की सारी क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है। क्लियर है, आई बात समझ में। और जबकि मैकेनिकल वेव, कुछ मैकेनिकल वेव आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य होती है, और कुछ आप लोगों की ट्रांसवर्स होती है यानी अनुप्रस्थ होती है। बात आई या नहीं आई समझ में, बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई बताओ।
बताओ, बात आई है समझ में या नहीं आई? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बताया कि जो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है, आपने बताया साउंड मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है, तो सर मुझे ये तो बताइए साउंड किस प्रकार की है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? इसी बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन, इसी बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन। तो दोस्तों जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है ट्रांसवर्स? तो सर वो होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, और याद रख लोगे, रख लोगे याद? ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे, बात समझ में चले, आगे आ जाओ। तो ट्रांसवर्स वेव बेसिकली आप लोगों के इस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। अब दोस्तों अगर ये वेव इस टाइप की है तो यहां पर क्या ये इसका एक टॉप पॉइंट है क्या, और ये इसका बॉटम पॉइंट, फिर ये टॉप पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट। तो दोस्तों जो ये टॉप पॉइंट होता है, ये जो टॉप पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और हिंदी में श्रृंग, और जो ये बॉटम पॉइंट होता है उसे आप लोग बोलते हैं ट्रफ यानी गर्त। तो देखो एक क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, कुछ इस प्रकार से इसमें बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल सर बनेगा। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था ना, कहीं पर स्प्रिंग बहुत पास पास में थी, कहीं पर दूर दूर थी, कहीं पर पास पास, कहीं पर दूर दूर। तो जैसे यहां पर क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ बन रहा है, वैसे ही दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या बनता है? जहां पर ये पार्टिकल बहुत पास पास में उसको बोलते हैं कंप्रेशन, संपीड़न, पास पास में ना, और जहां पर ये दूर दूर है उसे आप लोग बोलोगे रेयरफैक्शन यानी विरलन। तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस प्रकार का आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों पहले आप लोग एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक बैल है, घंटी है, और आप हो यहां पर, ठीक है? अगर किसी ने बैल बजाएगा कोई, तो क्या साउंड आपके पास में जाएगा क्या? जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो वो कैसे गया दोस्तों? इस घंटी के बीच में और आपके बीच में क्या था? ये मीडियम था, माध्यम था। बहुत बढ़िया सर। मान लीजिए एयर है, तो ये एयर के पार्टिकल्स है दोस्तों। जो एयर के जैसे अगर इससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वाइब्रेट कर रहा होगा, तो पार्टिकल पहले इससे टकराएंगे, वाइब्रेट करेंगे, फिर पास वाले को वाइब्रेट करेंगे, फिर पास वाले को करेंगे, फिर ये पास वाले को, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को, कुल मिला के एनर्जी यहां से यहां पर पहुंचेगी। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? एयर के पार्टिकल कहीं पर बहुत पास पास में, कहीं पर दूर दूर, कहीं पर दूर दूर, कहीं पर पास पास, कहीं पर दूर, कहीं पर पास, कहीं पर पास, कहीं पर दूर, कहीं पर दूर, कहीं पर पास। क्या ऐसा दिख रहा है क्या? और जहां पर पार्टिकल बहुत पास पास में उसको बोलते हैं कंप्रेशन यानी संपीड़न, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेयरफैक्शन यानी विरलन। ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन। बात समझ में आई क्या? आई बात समझ में? जबकि ट्रांसवर्स में क्या होता है? क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। बात क्लियर है क्या? तो दोस्तों कई बार हम लोग साउंड वेव को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई जैसे इसका कंप्रेशन है उसको क्रस्ट मान लो, इसका जो रेयरफैक्शन है उसको ट्रफ मान लो, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? साउंड जो है ना वो एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर है क्या? आई बात समझ में कि हम लोग इसको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे इसके कंप्रेशन को सर ऐसा क्यों किया, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों। इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है कि जो साउंड वेव होती है उनकी स्पीड निकालना बहुत आसान हो जाती है ना। यहां पर आप लोग समझोगे कि सर मैं स्पीड कैसे निकालूं, यहां पर आप लोग देखना कितनी आसानी से आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, है ना। चले आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यार इसमें हो क्या रहा है? साउंड में क्या हो रहा है? जैसे यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास में जा रहा है, बीच में जो भी मीडियम है, जो भी माध्यम है, चाहे एयर हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां पर देखोगे कई जगह पार्टिकल्स बहुत पास पास में, फिर कहीं पर दूर दूर, कहीं पर पास पास, कहीं पर दूर दूर, कहीं पर पास पास, कहीं पर दूर दूर। तो पास पास जो है कंप्रेशन वाला एरिया उसको क्रस्ट से रिप्रेजेंट कर दो, जो दूर दूर वाला उसको ट्रफ से रिप्रेजेंट कर दो। यहां पर आप लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? कंप्रेशन वाले में क्या होता है?
कंप्रेशन वाले में पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, नहीं यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सारे एकदम से पास पास घुसे हुए हैं। तो ये हाई डेंसिटी वाला रीजन है और हाई प्रेशर वाला रीजन है। ठीक है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है या लो होता है, बताओ क्लियर है क्या? तो आप लोग इजीली बता देंगे। सिमिलरली जो रेयर फ्रैक्शन होता है, जो विरलन होता है, वहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर पार्टिकल काफी दूर दूर है, तो यानी यहां पर डेंसिटी कम है और प्रेशर भी क्या है, कम है। तो लो डेंसिटी और लो प्रेशर। बात क्लियर है? क्लियर है? अरे चले या नहीं चले आगे? चले, बहुत बढ़िया। चलिए तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो जितना पढ़ा उस आधार पे बताइए। जो मैकेनिकल वेव हो सकती है वो कहां पर ट्रेवल कर सकती है, कहां पर यात्रा कर सकती है, बताइए। अभी मैंने बताया मैकेनिकल वेव को आगे चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम का मतलब जहां कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक मीडियम में तो ट्रेवल कर सकती है लेकिन ये एक वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। चलिए बताइए। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। इनमें से कौन सा मैकेनिकल वेव का एक एग्जाम्पल है, यांत्रिक तरंग का एक उदाहरण है? तो साउंड वेव एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है ना। लाइट मैंने भी बताया, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, ये सारी आप लोगों की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। चलिए आ जाइए, है ना, ये तो भी हमने करा ही नहीं। तो बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, अब सर आपने बोला कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आना है तो बीच में मीडियम होना चाहिए। तो सर जैसे मान लीजिए ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सुन रहा है, तो इनके बीच में गैस है या एयर है, तो क्या सर गैस में से साउंड ट्रेवल कर सकता है? कि बिल्कुल साउंड गैस से भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम होना चाहिए। जैसे दोस्तों यहां पर देखो, अगर कोई दो मछली आपस में बात करती है तो जरूर साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर जाता होगा। इनके बीच में तो पानी है, अरे मीडियम होना चाहिए, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, मीडियम होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, साउंड आप लोगों का लिक्विड से भी ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देखो, बचपन में ऐसा गेम खेला होगा, आप कुछ बोलते थे दूसरी जगह आवाज जाती थी, तो ये जो तार जो होता था ना, इससे साउंड आप लोगों का जाता था। तो क्या किसी ठोस में से भी साउंड ट्रेवल कर सकता है क्या? बिल्कुल यार। अब आप लोग मुझे, मीडियम होना चाहिए, कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की किस में होगी? जब वो सॉलिड से स्पीड सबसे ज्यादा होगी, या लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, या गैस में सबसे ज्यादा स्पीड होगी? मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होगी? बताओ बताओ बताओ। आपको क्या लगता है साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होगी और क्यों होगी? इसका कारण बताओ दोस्तों। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, देन लिक्विड एंड देन गैस। क्यों सर, ऐसा क्यों? अभी आइए मैं आपको कारण बताता हूं। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में, फिर उससे कम होगी लिक्विड में और उससे कम होगी गैस में। सर इसका कारण क्या है? आप अच्छा पहले ये चीज समझो, आपको ये तो पता ही है, कोई भी मीडियम हो, चाहे कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो सॉलिड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लिक्विड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, गैस भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे आप लोग एटम या मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। दोस्तों सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अच्छे से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। बात क्लियर है या नहीं है? लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा ज्यादा दूरी पर होते हैं, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा दूरी पर होते हैं। तो सर अब इससे होगा क्या? देखो इससे होगा ये कि जैसे मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर साउंड भेजना है, बीच में सॉलिड है, ठोस है, यानी इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में। बोलो है या नहीं है? है या नहीं है? तो दोस्तों अगर ये वाइब्रेट करा तो ये पास वाले को तुरंत वाइब्रेट कर देगा, ये पास वाले को तुरंत वाइब्रेट कर देगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, इसलिए साउंड में एक जगह से दूसरी जगह पर सॉलिड में एक जगह से दूसरी जगह पर साउंड बहुत जल्दी ट्रेवल करता है। जबकि दोस्तों लिक्विड की बात करोगे, थोड़ा सा दूरी है तो ये वाइब्रेट करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा इस पास वाले को टक्कर मारने में। गैस में दोस्तों ये और ज्यादा दूरी पर होता है,
तो अगर ये वाइब्रेट करेगा तो पास वाले को टक्कर मारने में थोड़ा और टाइम लगेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो साउंड ट्रेवल करेगा वो और स्लो होगा। कहां पर? गैस में। दोस्तों कहानी क्लियर है क्या? इतनी सी बात आई समझ में? नहीं सर मुझे तो नहीं आई, और एग्जांपल बताओ, आ जाओ। देखो यहां पर आप लोग देखो, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। यहां पर मैंने आपको एक उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इस अभी वीडियो वापस चलेगा। देखो पार्टिकल्स कितने पास पास में थे, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे। तो इसको रेड वाली को गैस मान लो, उसको वो मान लो सॉलिड मान लो। तो अगर यहां पर एक गिरा, एक प्लेट गिरी, देखो एक प्लेट गिरी तो पास वाली कितनी जल्दी गिर रही है, यहां पर टाइम लगा रहा है क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा था। क्लियर है क्या? तो इससे भी आप लोग समझ सकते हो स्पीड जो होती है साउंड की सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, देन लिक्विड में, और सबसे कम गैस में होगी। बताओ आई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो ये तो आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया, सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में और कम। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को साउंड वेव की, साउंड की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हूं। जैसे भाई साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड की वेवलेंथ क्या होती है, साउंड की एम्पलीट्यूड यानी आयाम क्या होता है। सर ये मुझे नहीं पता। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई तरंग है, समझ में आ गया? ठीक है, ये कोई साउंड वेव है, साउंड वेव को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। चलो आ जाओ दोस्तों। एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि टॉप पॉइंट को आप लोग बोलते हैं क्रस्ट यानी स्ट्रंग, बॉटम पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ यानी गर्थ, फिर आपका श्रृंग, फिर आपका गर्थ। तो दोस्तों दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, यानी दो क्रमागत श्रृंगों, क्रमागत एक के बाद एक वाला, ये नहीं कि एक ये वाला क्रस्ट ले लो फिर एक ये वाला ले लो, नहीं, दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को आप लोग बोलते हैं वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य। और वेवलेंथ को दोस्तों हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, लैम्डा से। वेवलेंथ समझ में आ गया? यस बोलिए, जल्दी से यस बोलिए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये वेव कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे जा रही है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं इसकी मीन पोजीशन बोल सकता हूं क्या, माध्य स्थिति? बोलो हाँ या ना। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम वेव कितना ऊपर जा रही है या मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना जा रही है, इसे ही आप लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम। इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब ये वेव आगे जा रही है, क्या साइकिल्स, बहुत सारी साइकिल्स बन रही है, एक साइकिल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे साइकिल्स बन रही है क्या? तो प्यारे दोस्तों एक साइकिल को पूरा करने में कुछ ना कुछ तो समय लग रहा होगा, 1 सेकंड, 4 सेकंड, 50 सेकंड या 0.02 सेकंड या 1 सेकंड। क्या एक साइकिल को पूरा करने में कुछ समय लग रहा होगा क्या? बिल्कुल लग रहा होगा। तो दोस्तों उसे ही हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। आई बात समझ में? ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कोई वेव है जो 1 सेकंड में 4 साइकिल बना दी है, तो 1 सेकंड में टोटल साइकिल कितनी बनी उसे आप लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। जैसे मैंने 1 सेकंड में देखा, इसने 1 2 3 4 साइकिल बना दी, तो उसे आप लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। 1 सेकंड में पूरी कई साइकिल की संख्या, चक्रों की संख्या। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने आपको नहीं बताई कि सर साउंड की स्पीड कैसे निकाले। आ जाइए, या देखो जो वेव होती है ना, वेव उसकी चाहे स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही। तो वो कैसे निकाले देखो। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? किसी भी साउंड की स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला बताऊं क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वेवलेंथ से। क्लियर है? उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वेवलेंथ से। लेकिन क्या आप लोगों को फॉर्मूला रटना है क्या या समझना है? बताओ।
मैं तो बोल दूंगा, मैं तो वैसे भी काम हो गया, मैं तो बोल दूंगा अच्छा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लो साउंड की स्पीड निकालनी है, तो साउंड की वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो वेवलेंथ है, लो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों आपको पता है चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो अगर आप चाहते हो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आए तो इसका भी ऐसा ही मात्रक रखना पड़ेगा, इसका भी ऐसा ही मात्रक रखना पड़ेगा। वेवलेंथ लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। जैसे भाई लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, करंट का होता है एम्पियर, वैसे ही दोस्तों इसका ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। समझना है ना? बहुत बढ़िया यार, मैं यही चाह रहा था आप समझो, जिससे एग्जाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैंने आपको बोला कि यार किसी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि वो एक सेकंड में कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है। बात क्लियर है या नहीं है? यही तो मतलब है। अगर किसी की स्पीड 80 मीटर पर सेकंड है, उसका मतलब क्या है? एक सेकंड में वो 80 मीटर चल रहा है। तो यानी एक सेकंड में वेव यानी तरंग कितना चलेगी, कितना चलेगी, अगर मुझे यह पता पड़ जाए, अगर मुझे यह पता पड़ जाए तो क्या मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूं? क्या क्या मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूं? क्या बताओ? बिल्कुल। तो चलो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझो। मैं से बोल रहा हूं कि ये कोई वेव है, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पांच साइकिल, छह साइकिल। ठीक है दोस्तों, इसने 2 सेकंड में 6 साइकिल पूरी करी। पहले तो आप लोग मुझे एक चीज बताइए, टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होगी, बताओ। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगा? दोस्तों 6 साइकिल को पूरा करने में अगर 2 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या एक साइकिल को पूरा करने में कितना लगेगा, बताओ यार? दोस्तों 6 साइकिल में कितना लग रहा है? 2 सेकंड। एक साइकिल में कितना लगेगा? 2/6 यानी 1/3 सेकंड। यानी कुल मिला के टाइम पीरियड का मान आ गया सर 1/3 सेकंड। आवर्तकाल आपने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी करी? दोस्तों 2 सेकंड में 6 साइकिल पूरी करी, तो एक सेकंड में कितनी करेगा? 3 साइकिल पूरी करेगा, तो फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा 3, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो 3 हर्ट्ज। बोलो हाँ या ना? बताओ, आगे बात समझ में कोई परेशानी? दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, टाइम पीरियड का मान आपने निकाला 1/3। क्या बता सकते हो कि 3 क्या है? इस क्वेश्चन में 3 क्या निकला था आपका? 3 क्या निकला था? 3 क्या निकला था? 3 क्या था? फ्रीक्वेंसी था। तो कुल मिला के आप ध्यान रखिए, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। आगे से आप लोगों को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों में एक संबंध है। अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हो, टाइम पीरियड पूछा हो, तो आप लोग सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आई क्या? बताओ। बताइए। दिक्कत तो यह है कि वाह सर मजा आ गया, वाह मोदी जी वाह। आप मुझे यह बताइए कि यार स्पीड कैसे निकालूं मैं, ये तो आपने बता दिया। तो एक चीज मुझे बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी को आप लोग बोल रहे हो वेवलेंथ, इन दोनों के बीच की दूरी को बोल रहे हो वेवलेंथ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी तो वेवलेंथ के बराबर होगा। ठीक है, या ध्यान रख लो, वेवलेंथ, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी भी वेवलेंथ होगी, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी भी वेवलेंथ होगी, और ये जो पूरी एक साइकिल बन रही है, इसकी जो लेंथ, ओ सॉरी 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 यार, मिट गया। देखो ये आप लोगों की कोई वेव थी, ठीक है, और अच्छा मैंने डायग्राम बनाया था वही मिट गया क्या? अरे 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 अरे, क्या बनाया था डायग्राम? वापस बना लेते हैं। 6 साइकिल पूरी करा था ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये एक साइकिल जो बन रही है ना, इसकी जो लंबाई होगी ना पूरी, ये भी वेवलेंथ के बराबर होती है, ये भी वेवलेंथ के बराबर होती है, ये भी वेवलेंथ के बराबर होती है, ये भी वेवलेंथ के बराबर होती है।
तो अगर आपको स्पीड निकालना है, स्पीड क्या होता है? स्पीड आपका क्या होता है? देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने 2 सेकंड में टोटल कितनी दूरी कवर कर ली? लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा। कितनी कर ली दूरी? कितनी कवर कर ली? 6 लैम्डा। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो स्पीड का मान कितना गया? 6/2 यानी 3 इंटू लैम्डा। और ये 3 क्या था? 3 क्या था? 3 क्या था? 3 क्या था? फ्रीक्वेंसी था। तो यानी स्पीड बराबर आ गया फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। लो, यहां से आ गया। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में या नहीं आई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये फॉर्मूला कहां से आया? चलो, तो अगर अब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता ही दिया, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है आप लोगों का हर्ट्ज, ठीक है ना? ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। चलो, अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके थोड़े से, जिससे आप लोगों को पता पड़े कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बताओ, 100 मीटर पर सेकंड की गति से या इसके चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग की आवृत्ति इतनी दी गई है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? दोस्तों, ये जो वेव है आपकी, इसकी आपको स्पीड दे दी, कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। स्पीड किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों से इसका आवर्तकाल पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो लगाओ ना सीधा। तो आपको पता है टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी का मान आप लोग ऐसा ही मात्रक रखोगे, यानी इसका ऐसा ही मात्रक है हर्ट्ज, तो आपको आंसर भी ऐसा ही मात्रक में मिलेगा। और टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो 1/20 यानी कितना हो जाएगा? 0.05। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना? चलिए इसका आंसर बताएं। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है। एक मतलब फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कितनी? 3.5 किलो हर्ट्ज, या फिर मैं इसको 3500 हर्ट्ज भी बोल सकता हूं। आप लोगों को वेवलेंथ भी दे दी, या वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, आपका आ गया 0.1 मीटर। तो इसको 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, आपको देखना है साउंड को 700 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को पहले इसकी स्पीड पता होनी चाहिए ना। बताइए। तो स्पीड बराबर होता है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी दी गई है 3500, वेवलेंथ दी गई है 0.1। तो आपने सारे ऐसा ही मात्रक रखा है ना, यानी आपका आंसर भी ऐसा ही मात्रक में आएगा। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है साउंड का? स्पीड का मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 350 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब साउंड 1 सेकंड में 350 मीटर तय करेगा, 2 सेकंड में कितना करेगा? 700 करेगा। तो 700 तय करने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड यार। बताओ, बहुत बढ़िया। यहां तक आ गई समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? अब सर, साउंड जो होता है ना, आपको यह बात तो क्लियर है कि यार सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, गैस में और कम होती है। क्या आपको एक चीज और पता है क्या? टेम्परेचर के साथ में भी साउंड की स्पीड चेंज होगी। जैसे दोस्तों, ये मान लो आयरन है, ये लोहा है, ठीक है? ये लोहे के क्या है? पार्टिकल्स हैं। दोस्तों, अगर ये वाइब्रेट करेगा तो ये पास वाले को वाइब्रेट करेगा, पास वाले को वाइब्रेट करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोस्तों गर्म लोहा हो, तो इसके पार्टिकल्स के पास में एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी। सर, ज्यादा एनर्जी होगी तो ये तो और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और ज्यादा, तो पास वाले को और जल्दी टक्कर मारेंगे। यानी टेम्परेचर के साथ में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो जैसे अभी आपने देखा कि अलग अलग माध्यम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, वैसे ही दोस्तों टेम्परेचर के साथ में भी साउंड की स्पीड चेंज होती है। तो मैं आप लोगों को कुछ डाटा बता रहा हूं कि स्टील में इतनी होती है,
पानी में इतनी होती है सर, मैं याद रखूं क्या? बिल्कुल दोस्तों, एनसीईआरटी में ये आप लोगों को सारे डाटा दिए हुए हैं और आप लोगों से किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूछा इतनी बार पूछा गया है कि पानी में बताओ कितनी होती है, आयरन में बताओ कितनी होती है, एल्यूमिनियम में कितनी होती है ना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ये तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, बताओ। बताओ कि सर आपको अगर कंपेयर करने को दे दिया यार, वाटर में ज्यादा होगी, स्टील में ज्यादा होगी, नाइट्रोजन, तब तो इजीली कर सकते हो। आपको बताया यार, है ना, उसमें सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, तो आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी जिसमें साउंड की स्पीड सबसे कम है उसको पहले रख लो। तो नाइट्रोजन को पहले रख लो 3, फिर लिक्विड को रख लो, फिर सॉलिड को रख लो। लेकिन मान लो आप लोगों से एग्जाम में पूछ ही ले जाए कि यार स्टील में ज्यादा होगी या एल्यूमिनियम में ज्यादा होगी या आयरन में ज्यादा होगी, तब क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए स्टील में ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम में ज्यादा होगी, आयरन में ज्यादा होगी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो आइए मैं डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड बताता हूं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम कौन सा है मुझे बताओ, जिसमें साउंड का, कि सर ये वाला डाटा तो बताना ही बताना। सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम जिसमें सर इसमें तो बताना ही साउंड की स्पीड क्या है, बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ कि सर इसमें तो बताना ही बताना। मैं आप लोगों को एक वो दे रहा हूं कि यार मैं केवल एक मीडियम की स्पीड बताऊंगा आपको। अब बताओ, आपको बताओ किसकी बताऊं? तो आपकी क्या ख्वाहिश है? सर इसकी तो बताना ही बताना। पंडित जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। गिनती के 2-3 बच्चे आंसर दे रहे हैं, एक बोल रहा है सर स्टील में बताना। क्यों स्टील में बैठ के बात करते हो क्या सुबह शाम अपने घर वालों से कि स्टील में तो बताना है, जिससे मुझे पता पड़े मेरी स्पीड, मेरी साउंड किस स्पीड से जाती है। अरे एयर में यार, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है वैक्यूम में बताओ। अरे वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करता एयर में, क्योंकि एयर तो कितना कॉमन है यार, हम सब जो बात करते हैं एयर से ही तो होती हुई जाती है। तो चलिए दोस्तों, एयर में सबसे पहले देखो टेम्परेचर के साथ में भी साउंड की स्पीड चेंज होती है। एयर में तीनों टेम्परेचर पे ध्यान रखो, 0, 22, 25। सर क्यों मैं 22 पे क्यों रखूं? एनसीईआरटी में दिया हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, 25 पे याद रखो। तीनों आपको एनसीईआरटी में दिए हुए डाटे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे 22 पहुंचाओगे 344 मीटर पर सेकंड, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाओगे 346 मीटर पर सेकंड। याद रख लोगे आप लोग, याद रख लोगे। अब कई जगह बोलोगे सर मैंने पढ़ा था एक जगह 348 लिखा हुआ था, सर कहीं पर 339 लिखा हुआ था, सब बेकार है। एनसीईआरटी का डाटा फॉलो करो, ठीक है। आ जाओ सर, और बताओ। अब जैसे यार एयर के आप लोग ध्यान रख लो अलग अलग टेम्परेचर पे, बाकी आप लोग सबका तो ध्यान नहीं रख सकते। स्टील का 0 पे इतना होगा, 22 पे इतना होगा, 25 पे इतना होगा, 28 पे इतना होगा, नहीं। आपको वही ध्यान रखना है जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपसे पूछे जा सकता है। चलो दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड कितनी है। एल्यूमिनियम में दोस्तों, सॉलिड में बात करें, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा 6420 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपका निकल, फिर स्टील, फिर आयरन, फिर ब्रास, फिर ग्लास। सर ये याद रखना है कि आप बिल्कुल 100% याद रखना है, इसका कोई वो नहीं है। सर कुछ और वो बताओ ना। देखो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सीक्वेंस याद, मुझे पता है कि केवल इन मीडियम की याद रखनी, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिए हुए हैं। तो बस थोड़ा सा एक याद रख लो यार, एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है, ग्लास में कम है अगर सॉलिड में बात करूं, ठीक है। तो या ऊपर के दो याद रख लो यार, एल्यूमिनियम निकल की ज्यादा होती है, जिससे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन इजीली बन जाएगा यार। एक लिक्विड दे दिया तो आपको तो बताइए लिक्विड में तो कमी होगी, जैसे यहां पर देखो लिक्विड में कितनी कम है यार, सॉलिड के मुकाबले कितनी कम है, ठीक है। तो देखो समुद्री पानी में होती है 1531, और जो अपना डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, जब पानी को आप लोग उबालते हो उसमें जो इंप्योरिटीज होती है वो वाष्प बन के उड़ जाती है, जो बचा हुआ पानी है वो डिस्टिल वाटर है, साफ पानी है, स्वच्छ पानी है। तो उसमें 1498 होती है, एथेनॉल में 1207, मेथेनॉल में 1103। सिमिलरली गैस में देखोगे और भी कम है, हाइड्रोजन में इतनी, हीलियम में इतनी, ऑक्सीजन में इतनी। तो सर मैं इतने सारे डाटा याद नहीं रख पाऊंगा, मत रखो कोई बात नहीं, एक रख लो और थोड़ा सा पैटर्न याद रख लो। हाइड्रोजन में ज्यादा था, हीलियम में थोड़ा कम था। बाकी अभी मैं और एक दो तीन चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आप लोग इससे और एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे कि हाँ यार सर ने वो एक कॉन्सेप्ट बताया था, उससे मैं ये कर सकता हूँ कि हाँ यार स्पीड इसमें ज्यादा है। अभी बताऊंगा मैं आपको। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? आई आज। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, यहां पर एयर में देखो साउंड की स्पीड कितनी है,
क्या ये ज्यादा है क्या? क्या ये ज्यादा है क्या? हाँ सर यार बहुत ज्यादा, 346 मीटर पर सेकंड। सर एक सेकंड में 300 मीटर पहुंच रहा है। 300 मीटर का मतलब है सर, मतलब 2 सेकंड में लगभग आधा किलोमीटर पहुंच जाएगा सर। लगभग लगभग क्या, थोड़ा सा ज्यादा ही पहुंचेगा आधा किलोमीटर से। ये ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इतनी ज्यादा नहीं है कि अचीव नहीं किया जा सके। मतलब मैं आपको बताऊं, कोई कोई मिसाइल या कोई कोई आप लोगों के रॉकेट, कोई कोई जेट जो होता है ना, वो इस स्पीड से ट्रेवल करते हैं। यानी क्या कहीं ना कहीं हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का एयर की स्पीड से? यार ऑब्वियसली लाइट की स्पीड से तो मैं वो नहीं कर सकते। लाइट की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है भाई। एक सेकंड में भाई साहब इतना मीटर ट्रेवल कर लेती है लाइट तो। लेकिन साउंड की स्पीड से करा जा सकता है यार। कोई कोई जेट होती है जो इस स्पीड से ट्रेवल कर लेती है। रॉकेट ऐसे निकलता है आप लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का साउंड की स्पीड से हम लोगों को कंपेयर करना है, तो इस कंपेयर करने के लिए हमने एक अलग टर्म निकाल दिया जिसका नाम है मैक नंबर यानी मैक संख्या। सर ये मैक नंबर कैसे निकाले? और जब ये मैक नंबर आप लोग निकाल लोगे ना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी है। साउंड से ज्यादा है या साउंड के बराबर है या साउंड के कम है। जैसे आपने एक वीडियो देखा है क्या? मुझे नहीं पता आपने देखा ही नहीं देखा। एक व्यक्ति था, 10 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था नासा की शायद वेबसाइट, उस पर भी डाला हुआ है। वो स्पेस से जाके नीचे छलांग लगा दी उसने। स्पेस में जाके नीचे छलांग लगा दी पृथ्वी पे। तो हर एक चीज रिकॉर्ड हुआ था। वो स्पॉन्सर किया था उसने। वो कौन सी ड्रिंक आती है, रेड बुल्स करके ऐसे कुछ करके उसने वो करा था। तो उसमें भी जब वो कमेंट्री आप सुनोगे ना पूरी इंग्लिश में, वो कि इज द मैक नंबर, मैक इज वन, है ना। तो ऐसे बोलते हैं मैक इज वन। तो वो क्या बोलना चाह रहे थे आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोलता हूं यार, जब आप लोगों के पास में इंटरनेट है तो आप लोग उसका इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से कर सकते हो ना कि यार इंस्टाग्राम की रील देखने में, यूट्यूब के शॉर्ट देखो, लेकिन थोड़े से इंफॉर्मेटिव तो देखो। आप देखते हो कि है ना, पता नहीं क्या गाने फाने फालतू की चीजें। तो यार ऐसी चीज सुनो, दिमाग में इंप्रूवमेंट हो आपका। और जब आप लोग ये चीजें देखोगे, अच्छी चीज देखोगे, आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी आपको हेल्प मिलेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे मान लो आप कहीं पर घूमने गए, अगर आप मान लो हिस्ट्री से आप लोग थोड़ा प्यार रखते हैं, थोड़ा सा जान लिया लोगों के बारे में, अच्छा यार ये महल उन्होंने बनवाया था, ये यहाँ पर बनवाया था, तो मान लो उसी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और ऐसे गए, रील बना ली। पहले एक कपल है, जा रहे हैं, पहले उसको शूट कर लिया, फिर एकदम से महल के आगे पहुंचे, उसको शूट कर लिया, रील बना दी, 40 लाइक आ गए और खुश हो गए दोनों मियाँ बीवी। हमारे तो लाइक में, हमारे तो रील में 40 लाइक आते हैं। और बेचारे जो दो लोग थे, जैसे मान लो भी कोई आप में स्टूडेंट है जिसकी शादी हुई है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा उन्होंने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन बन लिए, वो जिंदगी भर की नौकरी लग गई, कहाँ रील और इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो इन्फॉर्मेटिव चीजें देखा करो, बहुत सारी चीजें यार, काफी चीज जानने को मिलेगी। देखो मैक नंबर अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकाले दोस्तों? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई तो स्पीड होगी। तो उसकी जो स्पीड है उसको आप लोग डिवाइड कर दो साउंड की स्पीड से। क्लियर है? सर मुझे नहीं आया समझ में। जैसे दोस्तों आप क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपकी स्पीड है दोस्तों 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं आपका मैक नंबर क्या होगा, आपका मैक नंबर क्या होगा। तो दोस्तों आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, 344 के आसपास है। तो आपका जो मैक नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 से कम आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। अगर मान लो दोस्तों आपकी स्पीड भी उतनी है जितनी साउंड की स्पीड है, आप उसी से बाइक चला रहे हो, आप खतरनाक बाइक कहीं से खरीद लाए आप लोग, तो अगर आपकी इस स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है तो देश बट्टे, अगर दोनों सेम होगा तो मैक नंबर का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा? अगर किसी की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है तो उसका मैक नंबर 1 से ज्यादा आएगा ही नहीं आएगा? तो दोस्तों देखो, अगर किसी का मैक नंबर 1 है, यानी अगर कोई साउंड की स्पीड पे गति कर रहा है, जितनी साउंड की स्पीड है उतनी है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसी स्पीड को बोलते हैं ट्रांसोनिक। आप लोग बोलेंगे वो ट्रांसोनिक स्पीड से मोशन कर रहा है, अगर किसी का मैक नंबर 1 के बराबर होता है। अगर किसी का मैक नंबर 1 से कम होता है तो आप लोग बोलोगे सबसोनिक स्पीड।
या सबसोनिक मोशन, सर वो सबसोनिक मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसका मैक नंबर 1 से कम है, उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है। दोस्तों अगर किसी का मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो आप लोग बोलोगे उसके मोशन को, सर वो सुपरसोनिक मोशन कर रहा है, यानी उसको मैक नंबर 1 से ज्यादा है, यानी उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है। अगर किसी का मैक नंबर 5 से ज्यादा हो, इसका क्या तात्पर्य है, उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 5 गुना अधिक है, तो आप लोग ऐसे मोशन को बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो दोस्तों जिसका मैक नंबर 1 से अधिक होता है ना, जब वो गति करते हैं ना, तो उसमें क्या निकलती है, कुछ वेव्स निकलती है, शॉक वेव्स निकलती है, जो काफी साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इस साउंड को बोलता है सोनिक बूम। तो सोनिक बूम बेसिकली एक प्रकार का साउंड है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा जिनका मैक नंबर 1 से ज्यादा है, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा क्या निकलता है, साउंड निकलता है। दोस्तों ये चारों चीजें समझ में आ गई, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, आई बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट समझते हैं पिच यानी तार तत्व क्या होता है। आपने सुना होगा साउंड की, इस साउंड की पिच ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्या होती है पिच, ये क्रिकेट वाली पिच नहीं है, अलग पिच है, बताओ। तो दोस्तों साउंड की पिच का मतलब क्या है, पिच से आपको क्या पता पड़ेगा, पिच से आपको पता पड़ेगा कि यार आवाज पतली है या मोटी है। अगर किसी के साउंड की पिच ज्यादा है, अगर किसी के साउंड की पिच ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो आवाज दोस्तों होती है पतली। और अगर किसी के साउंड का पिच कम है तो वो आवाज होती है मोटी। तो बताओ लड़कों और लड़की में अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो किसके साउंड की पिच ज्यादा होती है, बताइए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद क्रिक जी, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आपने कभी देखा ही नहीं हमको। बताओ, तो भाई लड़कियों की आवाज थोड़ी शार्प होती है, क्या कर रहा है, अकेली हूं, है ना। तो लड़कियों की जो साउंड की पिच होती है वो ज्यादा होती है, इसी वजह से दोस्तों उनकी आवाज होती है पतली। और लड़कों की देखो अपने जैसे, भाई क्या कर रहा है यार, चल रहा है क्या खेलने, यार मैं तो जा रहा हूं, चल रहा है क्या पतासी खाने। तो लड़कों की साउंड ये आवाज मोटी की होती है क्योंकि उनके साउंड की जो पिच होती है वो क्या होती है, कम होती है। दोस्तों कई बार आप लोगों को एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ किसके साउंड की पिच ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए शेर की दहाड़, ऑप्शन नंबर बी इंसान की आवाज कुछ भी, ऑप्शन नंबर सी मक्खी की बिन बिनाहट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्खी की बिन बिनाहट। कितनी शार्प होती है आवाज, चुभती है कानों में, क्लियर है ना। चले आगे, तो जो पिच है आप लोगों को क्या बताता है, साउंड पतली है मोटी। अब सर पिच डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर किसी की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी 1 सेकंड में बहुत ज्यादा साइकिल बना रही है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आवाज, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा होती है। ध्यान रखो, पिच जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और पिच ज्यादा का मतलब आवाज पतली। और अगर फ्रीक्वेंसी कम तो साउंड की पिच भी कम, पिच कम होने का मतलब आवाज मोटी। क्लियर है क्या, चले आगे आ जाओ। चलो तो ध्यान रखिएगा, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब लो पिच और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच, ठीक है। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों हर साउंड की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ। मतलब फ्रीक्वेंसी यार, हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो, किसी की 50 हर्ट्ज हो, किसी को 70 हर्ट्ज हो, किसी की 100 हर्ट्ज हो, किसी की 5000 हर्ट्ज हो, किसी की मान लो 70,000 हर्ट्ज हो किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी। दोस्तों क्या हम लोग सारी साउंड सुन सकते हैं क्या, नहीं सर, हम लोग वो ही साउंड सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो। तो ऐसे साउंड को हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग जो ह्यूमन जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। ये कई बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यार जो ह्यूमन होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है। दोस्तों अगर बच्चे की बात करें ना, बच्चे की, तो बच्चा जो होता है ना वो 25 किलो हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बच्चा जो होता है, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है आप लोगों का, वो 25 किलो हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है, ठीक है। अब दोस्तों जिसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऐसे साउंड को बोलते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि। और ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसे साउंड को आप लोग क्या बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसे साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड
या आप लोग हिंदी में इसे बोलेंगे पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन से ऐसे एनिमल है जो कि इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं, या कौन से ऐसे एनिमल है जो कि अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं, वेल, एलिफेंट, है ना, आपका हिप्पोकैम्पस, है ना, राइनोसिरस, राइनो गेंडा। ठीक है, ये आप लोगों के इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। डॉग की बात करें दोस्तों, ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, डॉल्फिन, बैट, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बैट ध्यान रखो, बहुत पूछा था, चमगादड़। चले आगे, और भी कुछ एग्जाम्पल है क्या सर? देखो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे राइनोसिरस मैंने आप लोगों को बताया ना, गेंडा, ये 20 हर्ट्ज से कम का आवाज सुन सकता है दोस्तों, 5 हर्ट्ज का आवाज सुन सकता है ये। दोस्तों 5 साल के चिल्ड्रन जो होता है ना, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। डॉग की भी दोस्तों यही आपकी रेंज है। क्लियर है? चले आगे, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, अल्ट्रासाउंड क्या होता है? सो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। तो सर अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो ये वेव है, क्या इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है क्या? इसमें तो बहुत खतरनाक एनर्जी है, शरीर में अंदर घुस जाए तो सर। देखिए दोस्तों, इसके कई काम हैं। जैसे आपने सुना है सोनोग्राफी, कभी आपने करवाई होगी। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी जनरली होती है पूरे 9 महीने में 2 से 3 बार तो होती है। सर वो क्यों करी जाती है? कि उनका जो बेबी है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। कभी आपकी हुई है सोनोग्राफी? मेरी हुई है। अरे तो जरूर थोड़ी कोई प्रेग्नेंट होता है उसी की होती है। मतलब अगर आपके पथरी है, स्टोन है, तब भी मेरे एक बार पेन हुआ था तो हुई थी, और मेरे स्टोन निकली थी। कब की बात है? वो 2017-18 की बात है। और किडनी स्टोन का जो पेन होता है ना, पथरी का, वो शायद आपको पता नहीं होगा। अगर आपने एहसास नहीं किया है तो बढ़िया है, ऐसी आप लोग ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके कभी भी ना हो। बट दोस्तों वो ऐसा होता है ना, असहनीय दर्द होता है, असहनीय। मतलब अगर आपके एक बार दर्द हो गया ना, अगले दिन आपको शरीर ऐसा लगेगा कि यार भाई कोई पीट पाट के गया है क्या आपको। मतलब पूरा, मतलब अकल्पनीय, मतलब। ठीक है, आ जाओ। तो सर आप तो मुझे यूज बताओ। चलो एक तो आपने बता दिया सोनोग्राफी में, या फिर आप लोग बोल सकते हो इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने में। अगर कोई मेटल है, कोई मेटल में अंदर कोई क्रैक वगैरह है या नहीं है, तो दोस्तों इसको भी चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्वेस्टिगेटिंग द इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, आंतरिक अंग है, उसको भी चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। जो सोनोग्राफी होती है ना, उसमें आप लोगों का अल्ट्रासोनिक साउंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। एम्पलीट्यूड मैंने आप लोगों को बताया, एम्पलीट्यूड यानी आयाम क्या होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, छोटी सी बात, कि जैसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यार एक साउंड ये है, उसकी वेव ऐसी है, दूसरे साउंड की वेव ऐसी है, तो बताइए ज्यादा लाउड कौन होगा। तो दोस्तों साउंड ज्यादा लाउड कौन सा होता है? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जिसका आयाम ज्यादा होता है। जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, आयाम कम होता है, वो ज्यादा लाउड नहीं होता। तो जो लाउडनेस होती है ना, वो आप लोगों का ज्यादा कब होगा साउंड? जब आप लोगों का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। चलिए ये क्वेश्चन करोगे क्या? चलो करो। जल्दी से बताओ। सर दिल का दर्द भी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल यार, वो तो है ही। ए वेव मूव 10 मीटर इन 0.05 सेकेंड। वेवलेंथ आपको बतानी है। यार कोई तरंग है जो कि 10 मीटर की दूरी तय कर रही है इतने सेकंड में, तो पहले उसकी स्पीड निकालो ना। स्पीड क्या होता है आप लोगों का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी दूरी तय करी है? 10 मीटर। कितना टाइम लगाया? 0.05, या इसको मैं 5/100 भी बोल सकता हूँ, 100 ऊपर चल जाएगा। टोटल इतना सेकंड लगाया, तो 100/5 हो गया 20, 20 × 10 200। तो 200 मीटर पर सेकंड क्या है? इसकी स्पीड है, चाल है। आपको वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है। तो दोस्तों स्पीड क्या होता है आप लोगों का? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालना है तो स्पीड में डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी से। स्पीड हो गया आप लोगों का 200 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो हो गया आप लोगों का कितना है? 200 हर्ट्ज। तो ये आपका 200/201। सर यूनिट क्या रखूं? अरे वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, तो मीटर ही तो आएगा, 1 मीटर है। चलो चले आगे, आ जाओ।
दोस्तों लाउडनेस क्या होता है, अब इसको समझो तो सही यार। आपने बोल दिया सर साउंड काफी लाउड है, एक्चुअली में मतलब इसकी लाउडनेस ज्यादा है। तो लाउडनेस एक्चुअली में है क्या, देखो मेरी बात को समझो। जैसे मान लो यहां से साउंड निकल रहा है, आप सुन रहे हो, ये आपका कान है। तो दोस्तों जब साउंड आपके पास में पहुंच रहा है वेव्स के माध्यम से, तो क्या इन वेव्स में एनर्जी होती है क्या? अरे साउंड एक प्रकार की एनर्जी तो है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर एनर्जी भाई, अगर बहुत तेज ध्वनि चल रहा है तो आपके पास में जो ये वेव्स आएगी वो बहुत तेज आएगी या बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर आएगी। तो बेसिकली वेव कितनी एनर्जी लेके जा रही है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा लेके जा रही है इसका मतलब उस साउंड का लाउडनेस बहुत ज्यादा था। तो लाउडनेस बेसिकली एक प्रकार से एनर्जी को बताता है। और लाउडनेस डिपेंड किस पे करता है? एम्पलीट्यूड पे। अगर किसी का एम्पलीट्यूड कम है एम्पलीट्यूड, तो वो साउंड आपका ज्यादा लाउड नहीं होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो साउंड ज्यादा आप लोगों का क्या होगा? लाउड होगा। तो दोस्तों लाउड, और समझ रहे हो बात को? तो जो लाउडनेस होती है वो आप लोगों की एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। क्लियर है क्या? अब दोस्तों जो लाउडनेस होता है ना, वो उसको किस में मेजर करते हो? आपने सुना है डेसिबल में। जैसे अलग अलग लिमिट सेट कर रखी है कि यहां पर 40 डेसिबल से साउंड, 40 डेसिबल से ज्यादा का साउंड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो जो लाउडनेस होती है, जो प्रबलता होती है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। चलिए दोस्तों मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं आप लोग। जैसे हम लोग जो बात करते हैं, सिंपल जो हम लोग बात करते हैं, आप लोग बता सकते हो क्या जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है उसमें कितना साउंड प्रोड्यूस होता है? दोस्तों उसमें मतलब वो कितना डेसिबल का आप लोगों का लाउडनेस होती है? वो 60 डेसिबल की। दोस्तों पत्यम का जब वो होता है ना, रस्तल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये आप लोगों का 20 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप लोग सांस लेते हो तो इसमें कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? 10 डेसिबल का। ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों का मान लो ये हेयर ड्रायर यूज करते हो, काफी आवाज करता है ना, वो 90 डेसिबल का आवाज होता है। दोस्तों पुलिस का जो सायरन होता है वो 120 डेसिबल। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को बताई अलग अलग साउंड के बारे में। क्लियर है क्या? चले आगे। अच्छा अब यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। अब बात आती है कि सर साउंड की स्पीड और किस पे डिपेंड कर दिया? आपने बता दिया अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है स्पीड, वो मान लिया। सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड में ये। लेकिन मान लो सर अगर किसी सॉलिड में बात करें तो उसमें किस किस पे डिपेंड करेगी? बताइए, मतलब और किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो मैंने बताया आपको टेम्परेचर पे करती है। बताओ देखो, जो साउंड की स्पीड होती है ना वो किस किस पे डिपेंड करती है? आइए मैं आपको बताता हूं। एक तो करती है टेम्परेचर पे, तापमान पे। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे किसी मीडियम का तो उसमें साउंड की स्पीड चेंज होगी। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे उस मीडियम का जहां से साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उसमें साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों एक डिपेंड करती है डेंसिटी पे, एक करती है आप लोगों की ह्यूमिडिटी पे। सर तीनों के बारे में समझाओ ना। देखो क्या समझाना है यार, आप लोग सारे शानदार बच्चे हो। देखो ये मान लो कोई मीडियम है, लोहा मान लो, कुछ भी मान लो, ये लोहे के पार्टिकल्स हैं। दोस्तों अगर आप लोग इसको हीट करोगे, इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इसके जो पार्टिकल्स है क्या वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे क्या? बहुत तेज वाइब्रेट करेंगे क्या? तो एक जगह से साउंड ये और जल्दी पहुंचा देंगे। तो अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस मीडियम में साउंड की जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो टेम्परेचर के साथ में साउंड की स्पीड कैसे वेरी कर रही है ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। दोस्तों जैसे मान लो कोई मैंने दो मीडियम ले लिया, एक ये। मैंने बोला इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी इसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे हैं, भारी है, मोटे हैं, भारी है। इसकी डेंसिटी कम है यानी इसके पार्टिकल हल्के हैं। तो दोस्तों हल्का आदमी ज्यादा हिल सकता है या भारी आदमी? अरे हल्का आदमी ज्यादा हिल सकता है, मूवमेंट कर सकता है, भारी आदमी? तो दोस्तों ये हल्के पार्टिकल डेंसिटी कम है तो ये अच्छे से हिल पाएंगे, अच्छे से वाइब्रेट कर पाएंगे, पांच वाले को और जल्दी वाइब्रेट कर पाएंगे, पांच वाले को और जल्दी वाइब्रेट कर पाएंगे, नहीं एक जगह से दूसरी जगह पर साउंड जल्दी पहुंचेगा। ये मोटे हैं, आराम आराम से हिलेंगे ये। तो यानी अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो उस मीडियम में साउंड की जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो कम होगी। और अगर किसी मीडियम की डेंसिटी कम है तो उस मीडियम में साउंड की स्पीड यानी चाल ज्यादा होगी। आई या नहीं आई बात समझ में? बताओ।
बताओ। अब दोस्तों मान लेते हैं एयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर एयर में आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो साउंड जल्दी ट्रेवल करेगा या लेट ट्रेवल करेगा? जैसे दोस्तों मुंबई कोस्टल एरिया में वहां की एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे बताइए वहां पर साउंड ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा या कम? कॉमन सेंस लगा के बताओ। देखो दोस्तों एयर में वैसे होता क्या क्या है, ऑक्सीजन गैस होती है 21% के आसपास, नाइट्रोजन गैस होती है, मतलब ये दो गैसें आप लोगों के सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों अगर किसी एयर में ह्यूमिडिटी है यानी उसमें क्या वाटर वेपर बहुत ज्यादा है क्या? जल वाष्प बहुत ज्यादा है क्या? बताओ बताओ, बहुत ज्यादा है क्या? हाँ जी बताइए, सोच के बताइए। देखिए यार एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं एक गाड़ी में केवल 4 लोगों की सीट है, पहले 4 पतले पतले आदमी बैठे थे मेरे जैसे, अब 4 जनों की सीट है, आपने 4 पतले आदमी को निकाल के 4 मोटे मोटे आदमी रख दिए, तो गाड़ी का वजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप बोलोगे सर पहले भी 4 थे अब भी 4 है। यार पहले पतले पतले आदमी थे, अब भारी भारी आदमी है, तो बढ़ेगा। तो होगा क्या, देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो वाटर वेपर से भारी है, तो कुल मिला के अगर वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा है तो थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन की कम है, हल्की चीजें कम है, ये सॉरी ये भारी चीजें कम है, आपने हल्की चीजें डाल दी। तो कुल मिला के अगर एयर की ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उस एयर की डेंसिटी कम हो गई, घनत्व कम हो गया, और डेंसिटी कम होने का मतलब साउंड की स्पीड अब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों बताओ मजा आया क्या? यस बोल दो यार, मजा आ गया तो। अब आपके मन में आपको मैंने सारे डाउट दूर कर दिए, एक सबसे बड़ा डाउट है जो आपके दिमाग में टिक टिक कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो करना चाहिए। सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड थोड़ी कम होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे सर डेंसिटी कम होगी स्पीड बढ़ेगी। सर आपने मुझे बताया था साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, लेकिन सर एक चीज मुझे बताओ, सॉलिड की डेंसिटी तो ज्यादा होती है तो फिर इसमें साउंड की स्पीड ज्यादा कैसे हुई? सर ये मेरे मन में क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये आप हो, आपके जेब में 500 रुपए पड़े हैं, ओके, मैंने क्या करा, आपको 100 रुपए दिए और चुपचाप से आपकी जेब से 500 रुपए निकाल दिए, आपको खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए? पहले तो खुश हो गया भाई 100 रुपए आ गया, भाई 100 रुपए आ गया, और जब पीछे हाथ नहीं डालोगे तब तक पता कैसे पड़ेगा कि आपका 500 का नोट गायब हो गया? तो अल्टीमेटली आपका लॉस हो गया। तो दोस्तों देखो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप साउंड को ट्रेवल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स है ना, अरे जो उसके पार्टिकल्स है यानी उसके कण अच्छे से वाइब्रेट करे, मतलब अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो पास वाले को तुरंत वाइब्रेट करे, फिर तुरंत वाइब्रेट करे। तो दोस्तों सॉलिड में ये चीज है, उसके पार्टिकल बहुत पास पास में, तो यही तो चीज चाहिए, वो डेंसिटी दूसरा इशू है। हां अगर किसी दो सॉलिड को कंपेयर करोगे आप लोग, दोनों सॉलिड का मतलब दोनों के पार्टिकल्स पास पास में है, अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना वो उसके मुकाबले जो कम डेंसिटी वाला है उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ क्लियर है क्या? तो यार ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब किसी दो सॉलिड में कंपेयर करना है, किसी दो लिक्विड में कंपेयर करना है, किसी दो गैस में कंपेयर करना है, तब आप लोग देखो डेंसिटी। चले आगे, चले आगे, ठीक है। अब दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? दोस्तों देखो जैसे प्रकाश क्या होती है, एक जगह से टकरा के जब वापस जाता है इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, तो ध्वनि भी तो एक प्रकार की तरंग है, तो ये तरंग भी तो टकरा के वापस जा सकती है, इसको ध्वनि का परावर्तन बोल देंगे। जब एक खाली कमरा होगा आप लोग चिल्लाओगे चंपा, तो आपको आवाज क्यों आती है चंपा? क्योंकि दोस्तों कमरा खाली है, कोई कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, कपड़े वगैरह तो काफी सॉफ्ट होता है ना, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो,
जो एक्रोस्टिक कहीं स्टूडियो का देखना चारों ओर है ना, वो फॉर्म के बहुत सॉफ्ट मटेरियल के चारों ओर दीवारों पे वो कवरिंग होती है, जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, टकरा के वापस नहीं आए, वरना इको होगा, गूंज होगा। तो इको गूंज होता क्यों है? क्योंकि जो ध्वनि टकरा के जब वापस आपको आता है, इसी को तो इको बोलते हैं, गूंज बोलते हैं। अब ये इको की कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं क्या है, कुछ नहीं, समझो मेरी बात को समझो दोस्तों। देखो, अगर आप चाहते हो गूंज सुनना, इको सुनना, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है दोस्तों। हमारा ब्रेन है ना, ये पागल तो है नहीं, बहुत शानदार चीज है। तो यार, अगर आप इको सुनना चाहते हो ना, तो जो साउंड आपने बोला और टकरा के जो आपके पास में आया ना, उसमें एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तब जाके आप लोगों को इको सुनाई देगा, गूंज। जैसे मान लो आपने बोला चंपा, तो इसको तुरंत आ गया। अगर वो तुरंत आ गया तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है किसी और ने चंपा बोला हो। तो अगर आप चाहते हो कि यार आपका वाला साउंड ही ब्रेन वो करे, डिटेक्ट करे, तो उसको थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए? कम से कम 0.1 सेकेंड का समय चाहिए। क्योंकि मैंने बोला चंपा, तुरंत तुरंत आ गया चंपा, इसका हो सकता है ना किसी और ने चंपा बोल दिया हो, तो आपका वाला ही वो साउंड था, उसको चेक करने के लिए ब्रेन को थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना यार। तो ब्रेन को चाहिए यार कम से कम 0.1 सेकेंड का समय दो मेरे को, कम से कम। ठीक है, बात आई है नहीं आई समझ में? तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, और दोस्तों कहीं से टकरा के आएगा तो सही ना। मान लो ये दीवार है, इससे टकरा के वापस आएगा, तो मिनिमम कितना गैप होना चाहिए जिससे इको सुनाई दे, गूंज सुनाई दे? अगर आप लोग बहुत पास में रख दोगे तो तुरंत आ जाएगा, ब्रेन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ब्रेन को चाहिए समय 0.1 सेकेंड का एटलीस्ट। तो क्वेश्चन कई बार यह पूछा जाता है कि सोर्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, जो रिफ्लेक्टर, उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए मिनिमम? तो देखो, स्पीड क्या होता है आप लोगों का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है x, तो अगर साउंड यहां जाके वापस आ रहा है, टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है? 2x तय कर रहा है। तो t का मान क्या हो जाएगा आपका? 2x अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी होती है एयर में? लगभग 344 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला मान कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड से ज्यादा। तो 2x का मान होना चाहिए 34.4 और x का मान होना चाहिए 17.2। यानी ये बीच की जो दूरी है वो एटलीस्ट 17.2 मीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा, गूंज सुनाई देगा। क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तो ये 17.2 मीटर आया कैसे, उसकी मैंने कैलकुलेशन आपको करके बता दी। ठीक है, चले आगे। तो दोस्तों ये एक पूरा आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। एक डॉपलर इफेक्ट है जो कि आप लोगों से डॉपलर इफेक्ट वैसे आपके उसमें नहीं है एनसीईआरटी में 9th-10th की में, लेकिन फिर भी बताता हूं डॉपलर इफेक्ट क्या है। दोस्तों कभी आपने देखा है कि जब आप लोगों के पास में बाइक आती है, ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? बाइक तो वैसी है, साउंड तो एक जैसे निकलना चाहिए था। कभी आपके पास मारा, उसका साउंड चेंज हो रहा है, जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी सोर्स किसे बोलेंगे? जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और ऑब्जर्वर किसको बोलोगे? जो साउंड सुन रहा है। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कुछ मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो एक्चुअली में जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड था वो नहीं सुनाई देके उससे ज्यादा या उससे कम सुनाई देता है। इसी इफेक्ट को आप लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। सर भूख लगी है बेटा, मेरे को भी लगी है यार, है ना, बस 5 मिनट का बचा है। तो जैसे मान लो ये एक बेल है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी। तो मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे रहा है। इधर एक लड़का है जिसका नाम है गोलू, इधर एक लड़का है जिसका नाम है मोलू। तो दोस्तों मोलू के पास भी साउंड आएगा, गोलू के पास में भी साउंड आएगा। किस स्पीड से आएगा भाई? साउंड की स्पीड तो उतनी रहेगी ना, क्योंकि बीच में एयर है। ऐसा थोड़ी है कि बीच में एयर की जगह कुछ और लगा दिया। तो साउंड की स्पीड फॉर एग्जांपल एयर में कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। अब होगा क्या, जब ऑब्जर्वर के पास में ये आता है ना, ऑब्जर्वर के पास में जब ये आता है तो उसकी वेवलेंथ काफी कम हो जाती है साउंड की। आप ऐसे समझो, स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट रखनी है। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी।
मतलब जब ऑब्जर्वर के पास में अगर कोई सोर्स आ रहा है तो जितना फ्रीक्वेंसी का साउंड था उससे ज्यादा का साउंड सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी पिच ज्यादा। पिच ज्यादा मतलब आवाज पतली। और अगर किसी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उसको कम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच कम का मतलब आवाज मोटी। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास में कोई सोर्स आ रहा है तो वो आपको आवाज कैसे सुनाई देगी, पतली। और जब आप लोगों से दूर जाएगा वो आवाज कैसे सुनाई देगी, मोटी। जैसे जब बाइक आपके पास में आ रही है उसकी आवाज आपको पतली सुनाई देगी, जब दूर जाएगी मोटी सुनाई देगी। देखो इसे, ऐसे होती नहीं होती, ऐसी होती है नहीं होती है। तो दोस्तों ये करा दिया मैंने साउंड यानी ध्वनि। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। डेमो भी अवेलेबल है, जाके आप लोग देख लो। ठीक है, किस प्रकार से यहां पर पढ़ाया जाता है। और आप लोगों को दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के सारे क्वेश्चंस 20 में सॉल्व कराए जाते हैं। पूरा कंटेंट बायलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करें, कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग जाए, निर्माण बैच कॉम्बो में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। केवल साइंस का लेना चाहते हैं, साइंस आप लोगों को मिल जाएगा, बाय नाउ करके पेमेंट कर देंगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी।